हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों की सहायता के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राज्यपाल को राष्ट्रपति का दूसरा रूप कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी प्रकार राज्य सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो दुनिया में एक देश है बोलीविया, वहाँ पर जल के जो कीमत है उसमें काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी। तो वहाँ के जनता ने एक जल संघर्ष किया था, यानी कि जल को आप प्राइवेटाइजेशन करने के बाद यानी कि जल को कर दिया गया था, प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, जिस कारण से जल की दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। इसके से वहाँ की जनता बहुत ही परेशान हो गई थी, जिस कारण से वहाँ के जनता ने यानी बोलीविया के जनता ने एक जल संघर्ष शुरू किया था कि जल की कीमत में कमी आनी चाहिए। तो बोलीविया में जो जल संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण था पानी की कीमतों में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि हमारे देश में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकतंत्र के जो प्रकार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वो क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जहां डायरेक्ट जनता के द्वारा उसके शासक चुनते हैं, यानी कि हम जनता अपने पर जो शासक है यानी शासन करने वाला है जो सरकार है उसे हम डायरेक्ट अपने हाथों से चुनते हैं, यानी अपने डायरेक्ट वोट गिराकर चुनते हैं, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पर हम डायरेक्ट रूप से नहीं चुनते, यानी कि हमारे चुने हुए शासक एक अलग शासक को चुनता है, उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में दोनों ही प्रकार के लोकतंत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर मुख्यमंत्री हो या सांसद विधायक का हम चुनाव करते हैं तो हम डायरेक्ट जाकर के अपना वोटिंग करते हैं और अपनी पसंद की सरकारें या सांसद या विधायक को वोट देते हैं। जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमारे चुने हुए जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो जाकर के राष्ट्रपति का वोटिंग करते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी डायरेक्ट हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हमारा लोकतंत्र क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से भी काम करता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के। तो ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि जो सरकारें होती हैं किस प्रकार की सरकारें सबसे अच्छी होती है, राजतंत्र, अधिनायकवाद, लोकतंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा शासन माने जाने वाला जो सरकार होता है वो लोकतंत्र का होता है, क्योंकि इसमें जनता के अनुरूप यानी लोक के अनुरूप यानी लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता के शासन होना चाहिए। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना सकता है और राजतंत्र में क्या होता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता। तो ये सबसे बेकार लोकतंत्र से माना शासक माना सरकार माना जा सकता है आज के समय में। आज के समय में सबसे अच्छा जो अगर कोई सरकार है तो वो लोकतंत्र है, क्योंकि ये जनता अपनी इच्छा के अनुसार अपने शासक को चुनता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यानी कि लोकतंत्र का परिभाषा देते हुए यह किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए किया गया शासन है। तो ऐसा ये परिभाषा जो लोकतंत्र का दिया था वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, यानी जो हमारी लोकतंत्र है भारत की उसमें
कौन सी ऐसी बाधा है जो हमारे लोकतंत्र को सफल होने से रोक रहा है? तो लोकतंत्र में कई प्रकार की बाधाएं हैं, जिसमें अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। यानी लोग अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम किसे वोट देना चाहते हैं, ये भी नहीं जान पाता। तो सबसे पहले शिक्षित होना आवश्यक है कि एक लोकतंत्र के लिए एक जनता को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है। उसके बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बहुत अधिक बाधा हो सकता है एक लोकतंत्र के लिए। गरीबी भी हो सकता है लोकतंत्र की सफलता की बाधा। यानी कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब उस देश में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यानी बेरोजगारी ना के बराबर हो, गरीबी भी ना के बराबर हो, तो उसे अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। तो लोकतंत्र में ये सभी जहाँ पर जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं, तो उसे सफल लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। अर्थात लोकतंत्र के सफलता में सभी सारी बाधाएं हैं, इसको दूर करके ही अच्छा यानी सफल लोकतंत्र बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र माना गया है, यानी अर्थव्यवस्था के अनुसार, यानी देश की आर्थिक स्थिति को अगर सुधार करना हो, यानी देश की आगे ले जाना हो, विकसित बनाना हो, तो उसमें कृषि को रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर उसके पास क्या द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है, इसमें सेवा क्षेत्र को जो कहा गया है वो द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नीति आयोग ये एक ऐसा आयोग है जो बात करता है कि ये पंक्ति में जो अंतिम सदस्य है, यानी कि अगर ऊपर से अगर धनी व्यक्ति है और सबसे नीचे गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति को सबसे पहले देखा जाए, यानी पंक्ति के सबसे लास्ट में खड़े व्यक्ति तक उसको समान दृष्टि से देखा जाए। उसके लिए एक सरकार ने एक आयोग बनाया था, उसे ही कहा जाता है नीति आयोग। इससे पहले भारत में योजना आयोग के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आया तो इसे बदल करके इसे बना दिया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग हमारे देश में 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश अगर बात करें यहाँ से अमेरिका, चीन, भारत, तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि हमारे देश में कई क्षेत्रों से देश की आर्थिक स्थिति सहायता मिलता है, जैसे कृषि क्षेत्र से हो गया, सेवा क्षेत्र से हो गया, उद्योग क्षेत्र से हो गया। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या देश का कहलाती है? तो यानी जिस देश का आर्थिक आय बहुत ही अधिक हो या प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक हो, उस देश को कहा जाता है विकसित देश, कहा जाता है विकसित राष्ट्र। इस विकसित देश में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस सब आते हैं, तो इसे कहा जाता है विकसित देश। हम भारत क्या है, विकासशील देश है, यानी कि हम विकास की ओर यानी विकसित की ओर अग्रसर हैं। अगला प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीमारू राज्य किसे कहते हैं। यानी जिस राज्य की जो विधि व्यवस्था है बहुत ही खराब है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही घटिया स्तर की है, उन राज्यों को कहा गया था बीमारू राज्य। इनमें 5 राज्यों को रखा गया था, जिसमें था बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर कर्नाटक को इसमें नहीं रखा गया था, इसे क्या हो जाएगा, बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक, यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसका गठन कब किया गया था? तो इस परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यानी हमारे यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, यानी जो पैसा आता है सरकार चलाने के लिए, वो किस प्रकार की व्यवस्था है? तो ये एक साम्यवादी व्यवस्था है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी तुरंत देखे थे, यानी कि यहाँ पे एक मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, यानी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। अभी तुरंत कुछ देर पहले ही बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, यानी कि भारत के सबसे अधिक कहीं से अगर आर्थिक सहायता मिलता है तो वो कृषि क्षेत्र है, इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और भारत के अधिकांश लोग यानी 2/3 लोग जो है कृषि पर आश्रित है, इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। यानी ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने कहा था कि यदि बिहार का विकास न किया जाए तो भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऐसा कहने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, यानी कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो पहला क्षेत्र है कृषि है, दूसरे क्षेत्र को उद्योग कहा जाता है और तीसरे क्षेत्र को सेवा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। यानी कि भारत में सबसे पहले बार जो मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि जो यहाँ के रहने वाले जनता है उसके विकास दर क्या है, उसके एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो सबसे पहला करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। कुछ देर पहले बताए थे कि योजना आयोग को हटा करके उसके नाम पर नीति आयोग बनाया गया। तो जो योजना आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो हमारे भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उसके कुछ वर्षों के बाद, यानी कि 15 अप्रैल 1950 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ। 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो बिहार की जो पटना जिला है, पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब से शुरू होकर के कब तक चलता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की होती है। यानी कि हमारा वित्तीय वर्ष जो चालू होगा 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च तक, यानी अगर अभी हम 2025 में हैं तो 2025 के जो 1 अप्रैल होगा वहाँ से लेकर के 2026 के 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष कहलाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय है, यानी राष्ट्र को जहाँ कहाँ से इनकम हो रहा है, किन किन स्रोत से उनके पैसा का आमदनी हो रहा है, उसका सर्वप्रथम जो अनुमान लगाने वाला व्यक्ति था वो कौन था। तो सबसे पहले लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत में ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो गोवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं उसे आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ऐसे चांस बन रहा है कि परीक्षा में आएगा। यहाँ से आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छा मार्क मिल सकता है। और हाँ, अगर हो सके तो वीडियो को रोक करके आप खुद से आंसर दें और फिर इसको अपने आंसर से मिलाएं, चेक करें कि आपको कितना क्वेश्चन सही आता है। इससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कितना क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी। यानी गरीबी जो है उसके कुचक्र, यानी गरीबी एक बहुत ही क्या है कह सकते हैं बेशर्म चीज़ है। यानी कि जिसे गरीबी लग जाती है उसका जीवन बहुत नर्क हो जाता है। तो उसके गरीब के जो कुचक्र है उसकी धारणा, यानी उसके बारे में किसने बताया था। तो उसके बारे में बताया था रैगनर नरकस नाम के एक विद्वान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है।
यानी कि ऐसा कौन सा वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान का अर्थ होता है जहाँ से हमें वित्त यानी कि पैसा मिलता है, उसे कहा जाता है वित्तीय संस्थान। तो कह रहा है कि संस्थागत यानी कि सरकारी रूप से, तो ऐसा है क्या, व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक को कहा जाएगा यहाँ पर वित्तीय संस्थागत वित्तीय संस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है यानी कॉमर्शियल बैंक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो को पहले जो बना है था बहुत सारे बैंक, वो सब क्या था, प्राइवेट था। लेकिन भारत के आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे बैंकों को क्या कर दिया गया, सरकारी बना दिया यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो किस वर्ष हुआ था, तो ऐसा हुआ था 1969 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। यानी कि हमारे देश में ऐसा कौन सा संस्थान है जो मुद्रा यानी रुपया को जारी करता है। तो आप जितने भी प्रकार के नोट देखे होंगे उस पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। तो मुद्रा जारी करने वाला जो संस्थान है उसे कहा जाता है आरबीआई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। यानी कि अधिक समय के लिए जो ऋण देता है यानी कि लोन देता है, ऐसी कौन सी संस्थान है। तो ऐसा है क्या, कृषि साख समिति। यानी कृषि के लिए, ये कृषि यानी किसानों के लिए एक बैंक बनाया जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है। उसे अधिक समय के लिए यानी बहुत समय के लिए कम दर पर ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है किसानों को खेती करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन से हैं। यानी भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक का अर्थ है जो बैंकों का बैंक कहा जाता है उसे, और बैंकों के बैंक कहा जाता है आरबीआई को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, जहाँ पर मुद्रा का क्या होता है, छपाई होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। अगला प्रश्न है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था। तो सहकारिता साख समिति जो एक कानून बनाया गया था वो बना था 1904 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। हमारे देश के दो राजधानियां हैं, एक है प्रशासकीय राजधानियां, दूसरा है वित्तीय राजधानियां। प्रशासकीय राजधानी दिल्ली है जहां से पूरे देश पर शासन की जाती है, जबकि हमारे वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है जहां से पूरे देश में मुद्रा विनिमय जो होता है, कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा जाएगा, उस सब का लेन देन के बारे में जो भी पैसा के बारे में जो लेन देन होता है वो मुंबई से कंट्रोल होता है। तो हमारे वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। यानी कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद अधिक होना चाहिए, उसमें किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। तो वह है कृषि क्षेत्र। यानी कृषि से भारत सरकार को सबसे ज़्यादा क्या होता है, आय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। मनरेगा क्या है, मनरेगा एक प्रकार की रोजगार गारंटी स्कीम है जो इसमें कम से कम एक साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के कुल 5 अंग हैं, कुछ जिसके अंतर्गत सबसे पहला है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से क्या कर सके, व्यापार कर सके। जब व्यापार करेगा तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। सबसे पहला नियम था कि एक देश से दूसरे देश में जो मुद्रा का विनिमय हो बिना क्या मुक्त प्रवाह में होना चाहिए, अर्थात बिना रोक टोक के होना चाहिए। दूसरा था कि व्यापारियों के जो वस्तु होगा उसका आदान प्रदान मुक्त प्रवाह में होना चाहिए। तीसरा कहा गया था जो क्या कहते हैं उसको, मजदूर है उसका भी क्या होना चाहिए,
मुक्त प्रवाह होना चाहिए, यानी कि एक देश से मजदूर दूसरे देश मजदूर आसानी से आ जा सके। तो इस प्रकार के कुल 5 क्या थे उसका अंग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं कि जब एक कंपनी एक से अधिक राष्ट्रों में यानी 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में अपनी सामान को बनाता है, यानी अपने माल को बनाता है और बेचता है, बिजनेस करता है अनेक देशों में, तो उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो जैसे फोर्ड मोटर्स हुआ, ये इसका बहुत सारे देशों में इसका जो बना हुआ सामान बिकता है। सैमसंग हो गया, इसका मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये सब बहुत सारे देशों में बिकता है। कोका कोला हो गया, इसका भी बहुत सारे देशों में इसका सामान बिकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी एक देश से नहीं बल्कि बहुत कई सारे देशों में अपना व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी देश है सभी क्या हो गए, जितने भी कंपनियां हैं सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। WTO का अर्थ होता है क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि WTO के मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो WTO है इसका स्थापना हुआ था 1995 में, लेकिन कहाँ हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, यानी कि उपभोक्ता का अगर किसी प्रकार के आपने कोई सामान खरीदा, किसी दुकान से सामान खरीदा और वह सामान आपको घटिया है, वो सामान आपको क्या दिया गया, ओरिजिनल सामान का क्या आपको घटिया सामान दे दिया गया, तो आप उस कंपनी या उस दुकान के प्रति क्या कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कितना आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है। तो वैसे तो आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन अगर 5 लाख से अधिक की कोई संपत्ति ऐसे घटिया सामान खरीदा गया हो या आपको उसके क्या लेन देन में धोखाधड़ी किया गया हो, तब आपको 100 रुपये का चालान लगता है। तो यहाँ पर 100 रुपया है भी नहीं और इसे नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं के बराबर लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कहने का अर्थ है जो उपभोक्ताओं को यानी कि जो सामान खरीदता है उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को जानने के लिए देश में एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस को कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया, यानी उपभोक्ताओं को संरक्षण करना है तो उसके लिए एक कानून बनाया गया था। वो कानून कब बना था, तो वो कानून बना था 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कृषि से उत्पादित वस्तुएं हैं तो उसके लिए एक मानकीकृत रखा गया, यानी कि ये मार्क लगा होगा तो समझ में आ जाएगा ये कृषि उत्पाद है। तो उसके लिए बनाया गया था एग मार्क यानी एग्रीकल्चर मार्क, यानी जिस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ एग मार्क होगा यानी कि वह कृषि से उत्पादित है। हॉल मार्क बनाया गया था आभूषणों के लिए, सोना और चांदियों के लिए। और इको मार्क बनाया गया था यानी कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, उसके लिए बनाया गया था इको मार्क। तो यहाँ पर क्या कहा गया, कृषि उत्पाद के लिए, तो कृषि से उत्पादित वस्तुओं के लिए है एग मार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह एसआई का होना आवश्यक है। अभी तुरंत बताए हैं, जैसे आभूषण बनाने के लिए उसमें होना चाहिए किसका मार्क, हॉल मार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे लोहा सब है, लोहा की सरिया है या कोई लोहा से बने वस्तुएं हैं उसके लिए होता है ISI मार्क होता है। तो यहाँ पर क्या है स्वर्ण आभूषणों के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा जो है यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो कौन से ऊर्जा का स्रोत है या कौन से संसाधन है। तो उसे कहा जाएगा पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। एक दिन में समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरे दिन हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यह है पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो पृथ्वी को पृथ्वी लिखा गया है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था।
तो पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस सम्मेलन में बताया गया था कि हमें पृथ्वी पर किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल करना है, वैश्विक तापमान को कैसे कंट्रोल करना है, इन सभी विषयों पर बहुत सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ने मिलकर के एक मीटिंग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी जो काली मिट्टी होती है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। यह अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों, कर्नाटक इत्यादि इस क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम होता है, तो उन क्षेत्रों में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थल हमारे देश में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो लगभग तीन राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात और मध्य प्रदेश को पकड़ता है, बहुत कम। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर जो मृदा जो पाई जाती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पंजाब के में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ ये होता है कि भूमि अपनी उपजाऊ क्षमता को खो देता है, यानी उसमें बंजर टाइप हो जाता है, उसमें अच्छे से फसल नहीं उगता है। तो पंजाब में ऐसा भूमि निम्नीकरण के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर है कि अति सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई होने के कारण क्या हो गया, वहाँ का जो भूमि है धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी पर बहुत मात्रा में, यानी कि बहुत क्षेत्रों में क्या है, जल है। जल यानी कि बहुत कम क्षेत्र में क्या है, स्थल है, और ज़्यादा क्षेत्रों में क्या है, जल है। जिस कारण से अंतरिक्ष से हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो हमें नीला प्रतीत होता है अधिक जल के कारण। इस कारण से इसे हम कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होना चाहिए? तो कुल शरीर का 60% क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। जब इससे कम होता तो हमें प्यास की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? जिस प्रकार से पंजाब में अति सिंचाई के कारण वहाँ के भूमि निम्नीकरण हो गया था, उसी प्रकार बिहार में भी बहुत ज़्यादा जल का दोहन, यानी धरती के अंदर से बहुत ज़्यादा जल निकालने के कारण और सिंचाई करने के कारण यहाँ के तत्वों में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो अपने देश में मेघालय के मासिनराम में है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मासिनराम। अगला प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी कि हमारे देश में जितने भी बांध बनाए गए हैं उसे भारत का मंदिर कहा था, उसने किसने कहा था? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी कि हमारे यहाँ सबसे लंबा बांध की बात करें वो कौन सा बांध है? तो सबसे लंबा बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो ओडिशा में है, और यह महानदी पर है, जो भारत के सबसे लंबा बांध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय जल नीति, इसके अंतर्गत इस नीति के अंतर्गत ये हुआ था कि जो जल है उसे किस प्रकार संरक्षण किया जाना चाहिए और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, इसके लिए एक नीति बनाई गई थी। वह कब से लागू हुई? तो वो लागू हुआ था सितंबर 1987 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यानी हमारे देश के जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं, यानी मोर है, यानी मयूर। हमारे देश के राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से
कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी यहाँ पर ऐसे कौन से जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत के अलावे अन्य किसी देश में यह जानवर नहीं पाया जाता है, तो है घड़ियाल। घड़ियाल केवल हमारे देश में ही पाया जाता है, अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं, और अन्य देश में बाघ सिंह दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी जो वन है उसको संरक्षित करना है, उसे बचाना है, उसके लिए वन को अलग अलग क्या प्रबंधन के लिए अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया ताकि उसका सुरक्षा हो सके। तो उसे कुल 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्या आरक्षित वन, यानी इस वन में किसी को जाना पूरे प्रतिषेध होता है, ना तो कोई जा सकता है और ना ही उसमें से लकड़ी तो काट ही नहीं सकता, यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, इसे कहा जाता है आरक्षित वन। उसके दूसरा संरक्षित वन, यानी उस वन को संरक्षण किया जाएगा, उसमें आप आ जा सकते हैं, सरकार की अनुमति से आप उसमें से सूखे वृक्षों को काट भी सकते हैं। और तीसरा होता है ग्राम वन, जो ग्रामीणों के द्वारा खुद से लगाया जाता है, किसानों के द्वारा। तो वनों को संरक्षण करने के लिए कुल 3 प्रकार के नियम बनाए गए, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी हमारे देश में, भारत देश में किन राज्यों में सबसे अधिक वन है। तो सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आयुर्वेद का जनक कौन किसे कहा जाता है, यानी कि आयुर्वेद उसके जनक किसे माना जाता है। तो आयुर्वेद के जनक को माना जाता है, धन्वंतरी को माना जाता है। धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद नाम के चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी, और ये एक बहुत ही अच्छा क्या है चिकित्सा पद्धति है। और पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी। अगला प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। उद्योगों की जननी यानी कि वे खनिज जिस पर सारा उद्योग टिका हुआ है, अगर उसका उद्योग उसकी अगर खोज ना हो गया होता तो शायद इस किसी भी प्रकार के अन्य उद्योग नहीं चलता, तो उसे उद्योग की जननी कहा जाता है, यानी सारे उद्योग वहीं से होता है, उसी के सहायता से होता है। तो वो है लोहा। लोहा को कहा गया है उद्योगों का जननी। और लोहा के अगर हम अयस्क की बात करें तो इसका होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब क्या होता है लोहा के अयस्क होते हैं। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी बॉक्साइट एक प्रकार के खनिज है या एक प्रकार के अयस्क है, ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक पाया जाता है उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कौन सा है, यानी कि हमारे देश में सबसे अधिक लोहे का अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। अयस्क का अर्थ होता है उसे शुद्ध करके किसी न किसी प्रकार के धातु का निर्माण होता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो सबसे अधिक लोहा का जो अयस्क पाया जाता है वो भी उड़ीसा में ही पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें किस प्रकार की खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें एल्युमिनियम बनाना है, एल्युमिनियम धातु बनाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई अयस्क चाहिए, कोई ना कोई खनिज चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे अयस्क का उपयोग करेंगे, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जो 3-4 क्वेश्चन बनाए, लोहा का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, ये सब जितने भी है ये इसमें भी काम आएंगे, एसएसटी में भी काम आता है और साइंस में भी काम आता है। तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट, कुछ टर्म हैं जो दोनों विषयों में आपको सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, यानी यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ हमारे देश में पाया जाता है। तो वो जादूगोड़ा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूरेनियम होता है क्या, ये परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सारे के सारे ऊर्जा का स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, यानी कि सबसे पहले बार भारत में कहाँ पर तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। तो वो था
असम के डिगबोई में, वहाँ पर सबसे पहले तेल का खदान भी खुला और तेल के शोधन का कारखाना भी खुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, यानी कि कोयले कुल 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे कहा जाता है एंथ्रासाइट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है 90% से अधिक होता है। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, यानी कि इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है 70 से 90% के बीच होता है। उसके बाद होता है लिग्नाइट, इसमें 30 से 70% के बीच कार्बन की मात्रा होता है। और सबसे घटिया प्रकार की जो कोई कोयला होता है वो पीट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है, जो यह बहुत धुआं करता है जलने में और श्वेत रंग की इसमें से धुआं निकलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वो एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? यानी सबसे पहले बार जो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया था वो कौन सा है? तो वह बनाया गया था तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? यानी कि हमारे देश में वर्तमान समय में तो बढ़ गया है, लेकिन आपको किताब के अनुरूप जो हमारे बुक में लिखा है उसके अनुसार ही उत्तर देना है। कुछ ऐसे टर्म है जो किताब में लिखा गया है उसी को सही मानता है। तो भारत में किताब के अनुसार कितने तेल परिष्करण यानी तेल शोधक कारखाने हैं कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18। वर्तमान में लगभग 22 है, 22 या 21 या 22 ऐसे कुछ है, लेकिन बुक में 18 है तो आपको 18 ही मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? यानी कि हम भारत में सबसे पहले जो जल से विद्युत बनानी है यानी पन बिजली बनाने के लिए संयंत्र लगाया गया, सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो सबसे पहले लगाया गया था दार्जिलिंग में, यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि होता है सीढ़ी नुमा खेती, यानी कि पहाड़ों पर कुछ इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेत बना दी जाती है और उस पर खेती की जाती है। तो जहाँ पर पहाड़ी वाले राज्य हमारे देश में उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि बहुत प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रबी फसल कौन सी है? यानी कि यहाँ पर कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, इसमें ज्वार है, जूट है, गेहूँ या धान है। उसमें हमें बताना है कि रबी फसल कौन सी है। तो रबी फसल उसे कहा जाता है जो ठंडी के महीने में बोई जाए और गर्मी के महीने में काटी जाए। ठंडी के महीना में कब? यानी कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने तक जो भी फसलें बोई जाती है उसे कहा जाता है रबी फसल, और इसकी कटाई होती है कब? मार्च से अप्रैल के महीने में। तो यहाँ पर जो रबी फसल की है, तो रबी फसल यहाँ पर कौन सी है? गेहूँ ये क्या है? रबी फसल। रबी फसल में होता है गेहूँ आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है, जौ आता है, ये सब सारे के सारे क्या है? रबी फसलें हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो गर्मी महीना में बोई जाती है और ठंडे के महीने में काटी जाती है। गर्मी यानी बरसात के सीजन में। तो रबी फसल जो खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के महीने में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धान जो है यहाँ पर खरीफ फसल है। खरीफ फसल में हो गया धान, हो गया जूट, हो गया उसके बाद गन्ना को भी रखा गया है इसमें ही खरीफ फसल में, कपास हो गया खरीफ फसल। ये सारे क्या है? खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में। जिसके जो मालिक थे वो थे जमशेदजी टाटा, और उस जहाँ पर बसाया गया इस कंपनी लगाया गया उस साकची नाम के जगह पर लगाया गया। वर्तमान में उस साकची नाम के स्थान को नाम पड़ गया है जमशेदपुर, जो वर्तमान समय में झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? यानी राउरकेला जो लौह इस्पात केंद्र है जहाँ पर लोहा और स्टील का निर्माण होता है वह कहाँ है? तो ये है ओडिशा राज्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? उद्योग को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया बृहत उद्योग, उसके बाद मध्यम उद्योग, उसके बाद छोटे
उद्योग या जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं। तो जो यहाँ पर खिलौना उद्योग है उसे कहा गया छोटे पैमाने का उद्योग यानी कुटीर उद्योग कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी उपभोक्ता उद्योग उसे कहा जाता है जिसका उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं, उसे कहा उपभोग यानी खाने के रूप में। जैसे यहाँ पे चीनी उद्योग, चीनी का उपयोग हम क्या करते हैं, खाने के लिए करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, चमड़ा उद्योग कृषि पर कैसे, क्योंकि चमड़ा उद्योग या पशुपालन एक कृषि के चमड़ा कहाँ से आएगा, पशुपालन करने से, पशुपालन को कृषि ही कहा जाता है। वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि कपास से ही वस्त्र का निर्माण होता है और कपास एक क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन सीमेंट उद्योग को कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह खनिज आधारित उद्योग है। इसको बनाने के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, इस वीडियो का। तो यहाँ पर क्या वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी जो वायु परिवहन है, यानी वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवाई जहाज का, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो को आपको बहुत ही 1 या 2 बार अवश्य देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये इसमें से लड़ने की आवश्यकता क्या कहते हैं, चांस बहुत ही अधिक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।